एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके सर। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जस्ट लाइक अगर मान लीजिए वाटर है, वाटर का अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, यानी जी सर। 373 केल्विन, और उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो 100 पॉइंट समथिंग हो जाता है। ठीक है, हाँ जी तो सर। थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। तो इसके इंक्रीज करने के भी रीजंस होते हैं, इसके इस पे अभी सवाल पूछूंगा मैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नाम से ही पता चल रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका सबसे पहले हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। उससे पहले हम ये पूछेंगे कि आपके पास यहाँ पे जो चीजें हम करते हैं, सॉल्वेंट में क्या ऐड करते हैं हम, सॉल्यूट ऐड करते हैं, और वो भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कैसा होता है, नॉन वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने ऐड किया तो यहाँ पे देगा सॉल्यूशन। ठीक है, कुछ भी हो, वोलेटाइल हो, नॉन वोलेटाइल है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या देगा, सॉल्यूशन देगा, जिसमें क्या हो जाता है आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेसिकली, ठीक है, जो वेपर प्रेशर होता है बेसिकली वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, और आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसकी वजह से इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, जब सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक रॉल्स लॉ में कराया था, जब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किए थे हम लोग, तो यहाँ पे एक ए सॉल्वेंट है जिसका वेपर प्रेशर जो है पी नॉट ए है। क्यों, क्योंकि ये प्योर है, और इसमें हमने एक बी डाल दिया जो कि आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, ये हम पार्ट ये कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ए और बी दोनों ही आ गए। क्या आ गए, ए प्लस बी, जिसमें ए का जो प्रेशर होगा वो पी ए होगा, और पी बी जो है वो नॉन वोलेटाइल है, जिसकी वजह से उसका पी बी जीरो होगा। तो मैंने यहाँ पे एक सवाल पूछा था आपसे कि पी नॉट ए जो होगा इक्वल्स टू पी ए होगा, या पी नॉट ए जो होगा ग्रेटर देन पी ए होगा, या फिर पी ए जो होगा वो ग्रेटर देन पी नॉट ए होगा, या फिर नन ऑफ दीज है। बताइए जरा, ये सवाल का जवाब उस टाइम पे दिया था आपने, इस सवाल का जवाब। सर इसमें पी ऑफ ए जो होगा वो हमारा ग्रेटर देन पी नॉट ए होगा। प्रेशर है, वेपर प्रेशर बेसिकली। उस टाइम पे आपने उस टाइम पे जो जवाब दिया था आपने बिल्कुल सही दिया था। ठीक है, और इस टाइम पे उल्टा दिया आपने। यहाँ पे क्या है, ए पी नॉट ए का मतलब क्या है कि इस कंटेनर में ओनली ए सर पी प्रेशर। नॉट ए इनिशियल प्रेशर है या पी ए इनिशियल प्रेशर है? पी नॉट ए जो है बेसिकली ये हाँ तो प्योर। सर फिर पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ इट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे आपने सॉल्वेंट देखा तो इसका प्रेशर ये है, क्लियर है, जी सर। और सॉल्यूशन देखा तो इसका प्रेशर ये है। तो जब प्रेशर, वेपर प्रेशर बेसिकली जब डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा कि नहीं। वेपर प्रेशर जल्दी बनेगा नहीं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और इंक्रीज कर जाएगा, तब उसके बाद वेपर में कन्वर्ट होगा, फिर वो उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा। हाँ सर प्रेशर कम होगा तो पहले प्रेशर जनरेट होगा, फिर उसमें काइनेटिक एनर्जी बनेगी मॉलिक्यूल्स में, फिर फिर वो बॉइलिंग इवेपोरेट पॉइंट होगा। में जाएगा। तो मतलब यही कहने का मतलब है, सॉल्वेंट में जब भी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट में जब भी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। समझ में आया। जी सर। तो देखिए यहाँ पे अब बॉइलिंग पॉइंट को हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में अपने पास क्या आ जाता है कि जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो वो उस टाइम पे बॉइलिंग पॉइंट हो जाए, बॉइल करने लगता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि वो वेपर में चेंज होके वो ऊपर जाने लगे। ऊपर से जो प्रेशर लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो अगर नीचे के बराबर, नीचे वाला ऊपर के बराबर हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो बॉइलिंग पॉइंट। तो हम ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर, the temperature at which vapor pressure of solution becomes equal to atmospheric pressure, becomes equal to atmospheric pressure। तो इस टाइम प्रेशर। पे ये क्या हो जाएगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे युवराज, जो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का हो। मैंने ये ग्राफ पहले भी प्लॉट किया है। ठीक है, ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं तो इसमें जो ग्राफ आता है बेसिकली इस टाइप का आता है, ये रहा और ये रहा। दो ग्राफ प्लॉट किया हूँ इस पे मैं। ठीक है, तो ये होगा आपका सॉल्वेंट का, और ये होगा सॉल्यूशन का। क्या होगा, सॉल्यूशन का। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, एक कॉमन पॉइंट लीजिए। जैसे सपोज यहाँ पे क्या अपने पास 1 एटीएम, 1 एटीएम पे
सॉल्वेंट का टेम्परेचर इतने पे बॉयल कर जाता है और 1 atm पे सॉल्यूशन पे इतने टेम्परेचर पे करता है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया कि नहीं। जी सर। अब यहाँ पे इस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं टी नॉट बी, नॉट जिसमें भी लग गया प्योर की बात हो रही है, यानी सॉल्वेंट जब अकेले है प्योर सॉल्वेंट की बात हो रही है, और टी बी लिखा हो यानी ये सॉल्यूशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सॉल्यूशन की। और ये जो सॉल्यूशन की। ग्राफ है बेसिकली टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर का ग्राफ है, ये प्रेशर का ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, हम डेल्टा टीबी निकालते हैं। ठीक है, डेल्टा टीबी बेसिकली होता ही है कि टीबी माइनस टी नॉट बी होता है, टीबी माइनस टी नॉट बी। इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि टीबी जो होता है आपका, ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन? जिसमें दो चीजें मिक्स है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और ये टी नॉट बी जो हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट होगा। क्या होगा? जब ये प्योर रहेगा आपका, पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट। जब अकेला रहेगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटली हमने देखा, एक्सपेरिमेंट डेल्टा टीबी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी होता है। ये एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि जो आपके पास डेल्टा टीबी होता है, ये डेल्टा टीबी, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी होता है। और इस तो सर प्रोपोर्शनलिटी अगर मोलालिटी डबल होगी तो डेल्टा टीबी भी डबल हो जाएगा। जी ठीक है, और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम के बी लगाते हैं। के बी एक इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट होता है। के बी क्या होता है आपका? इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, के बी जो होता है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर हम इसको कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपको सॉल्वेंट पे। केवी डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इसे लिख लीजिए आप। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स की पेपर सही हुई? सर हो गया। अच्छा, कितने पेपर हो गए आपके? एक ही हुआ है सर पिछले हफ्ते का। अच्छा, और केमिस्ट्री में बस सॉल्यूशन आ रहा है या फिर और भी कुछ आ रहा है? तो सोल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन कब है? मंडे। अभी ये मंडे? जी सर। गुड गुड। और सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट, सर आपको सिलेबस भेज दिया मैंने वैसे। क्योंकि मैं भी कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा। हाँ, 7 यूनिट केमिस्ट्री, यूसीआई केमिस्ट्री। बहुत आसान है। ठीक है, इस पे जो आपको फोकस करना है, मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा आज रात में, जी सर। और कल भी क्लास रख लेंगे, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। जो आपका पेपर भी हुआ है वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जी सर। और चूंकि एक एक लेक्चर और लेना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसके बाद अभी अपने पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, और ऑलरेडी हमारा हाफ एन आवर बेकार हो चुका है। और मतलब 4 बजे से पहले ही क्लास खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि 4 बजे से क्लास है। या फिर अगर आप रात में लगाना चाहते हैं क्लास आज ही, तो 9:30 के आसपास लगा लेते हैं, या फिर कल। सर इसके मुझे बीच कोई कोई दिक्कत नहीं है जब आप फ्री हो। ठीक है, इसके बीच कोई पेपर तो नहीं है ना? नहीं सर इसके बीच में जरूर चाहिए। ओके। सर इसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। नाम है, के बी इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, जो कि सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। अभी आपके पास अच्छा मौका है, बहुत 2 चैप्टर है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। ठीक है, जी सर। तो उसमें क्वेश्चंस जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिए। मैं ये लिखने के बाद आप बताइए कि इसमें कुछ टॉपिक का नाम लूंगा मैं, वो बताइएगा आता है या नहीं आता। यस सर। एनसीईआरटी किया आपने? नहीं सर। देखिए, ये पेपर जो होगा उसमें कुछ सवाल ऐसे होंगे जो थ्योरेटिकल होंगे। मैंने लास्ट टाइम आपका चेक किया था, तो उसमें जो क्वेश्चंस थे सेटिस्फैक्टरी नहीं थे, और प्लस आपने कैलकुलेशन बड़े होने की वजह से बहुत कुछ छोड़ दिया था बीच में। जी सर। ठीक है, तो उसे छोड़ेंगे तो फिर वो मार्क्स कम आएगा।
ये लिख लिया आपने? एक मिनट सर। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर एक मिनट पिछले पेज पे चल सकते हैं? हाँ हाँ, स्लाइड चेंज करूँ? हाँ जी सर, पिछले पेज पे। सर एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट तो हमने कल मतलब पिछली क्लास में कर नहीं लिया था? तो आपने बताया बस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्योंकि चूंकि अपना हाँ क्लास सर, काफी उसके बाद लेंथी, मतलब एलिवेशन एंड मैं बॉइलिंग हमेशा पॉइंट। लिख के रखता हूँ, लेकिन पुराना वाला फोन मेरा वो हो गया, बेकार हो गया। तो आपने बताया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और अपनी क्लास काफी टाइम से नहीं हो रही है, तो मुझे हाँ ध्यान जी नहीं। सर। हाँ। सर एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारा हो गया था। ओके। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नहीं सर, वो नहीं होता, फर्स्ट वाला हो गया था एलिवेशन एंड बॉइलिंग। चलिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सारी चीजें मोबाइल में रहती है ना, सारे मैं भी सेंड करता हूँ, आज ये हो गया, ये हो गया, और वो फोन का स्क्रीन टूट गया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है, जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं हम, ठीक है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑलरेडी क्या होता है, आपका सॉलिड स्टेट में होता है, और आपको जो सॉल्वेंट होता है बेसिकली उसको फ्रीज करना होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है आपका, वो डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में एक ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है युवराज? सर जिस पे फ्रीज होने शुरू हो जाते हाँ, कोई लिक्विड जिस सॉलिड या। टेम्परेचर पे फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ऐसे, इट इज द टेम्परेचर at which the vapor pressure of liquid solution, liquid state, sorry, the vapor pressure of liquid state becomes equal to vapor pressure of solid state. तो बेसिकली टेम्परेचर और प्रेशर को रिलेट करके ये डिफाइन किया गया ताकि इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ भी जब वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग, तो ये रहा आपके पास वेपर प्रेशर और ये रहा आपके पास टेम्परेचर। तो ये हो जाता है आपके पास सॉलिड सॉल्यूट का वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ, ये आपका प्योर सॉल्वेंट आ जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास सॉल्वेंट का, ठीक है, और जो सॉल्यूशन का होता है बेसिकली ये ऐसे हो जाता है सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सॉलिड सॉल्वेंट का, सॉलिड सॉल्वेंट का टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट ये होगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा टी नॉट एफ जब ये प्योर था। तो यहाँ पे भी वही सारी चीजें निकालेंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ उल्टा जाता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ होता है, ठीक है। बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस करना होता है। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है और ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा टी एफ एक्सपेरिमेंटली देखा गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, यहाँ भी होता है, एंड डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाता है, के एफ इंटू एम हो जाता है। ये जो के एफ होता है ये आपका एक कांस्टेंट होता है जिसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है। एम फॉर मोलालिटी हो जाता है, एम जो छोटा वाला होता है ये क्या होता है, मोलालिटी हो जाता है। यहाँ पे एक सवाल पूछ देता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ के एफ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ के एफ, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का यूनिट बताइए। तो सर वो तो यूनिटलेस ही होगा ना? नहीं, यूनिटलेस कैसे हो जाएगा? हम्म, सर फिर क्या होगा इसका? फॉर्मूले से कभी भी हम लोग यूनिट निकालते हैं, ठीक है, आसानी से निकल जाता है।
यहाँ पे अपने पास क्या आया है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम आया है, तो के एफ इज इक्वल टू आपके हिसाब से क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ अपन एम हो जाएगा, होगा कि नहीं। हाँ जी सर। डेल्टा टी एफ का कैल्विन होता है, नीचे ये मोलालिटी है, मोलालिटी का क्या होता है, मोल पर केजी होता है, मोल पर केजी, चलो के मोल के जी कैल्विन केजी पर मोल, जी सर। बस ये यूनिट हो जाएगा। समझ गया सर। स्लाइड पीछे करने की जरूरत है। हाँ जी सर, 1 मिनट में ये ये ले, कितने मार्क्स का पेपर होगा और ऑनलाइन होगा। हाँ जी सर, ऑनलाइन पेपर है 30 मार्क्स। अभी अपने पास फ्राइडे, आज तो ट्यूसडे है ना, ये सर, आज तो ट्यूसडे। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 5 दिन है, 5 दिन में 5 दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं आप। जी सर। डन सर, नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं? 1 मिनट। यस यस। डन सर। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसको, व्हाट अमाउंट ऑफ C2H5OH assumed to be non-volatile must be dissolved in 1 kg of water so that it freezes at -2 degrees centigrade from freezing point of freezing point of water is 0 degrees centigrade. Freezing point of water is 0 degree centigrade. और KF of H2O जो दे रखा है वो दे रखा है अपने को 1.86 कैल्विन केजी पर मोल।
सर हमें डेल्टा टी दिया हुआ है -2 डिग्री सी। डेल्टा टी नहीं दे रखा है। 1 kg ऑफ वाटर सो दैट इट फ्रीजेज एट -2 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये जो दे रखा है आपको टीएफ दे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और हाँ, तो फ्रीजिंग टी नॉट एफ हो गया 0 डिग्री सी। टी नॉट एफ 0 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। तो सर डेल्टा टी एफ हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू 2 डिग्री सी, यस। इज इक्वल टू 274 केल्विन। केल्विन में चेंज ना भी करेंगे तो भी चलेगा, ये कर ओके लीजिए। हाँ केल्विन इधर भी है, कर सकते हैं। सर, वो एक्चुअली वो केल्विन में दिया हुआ है ना, के हाँ ऑफ हाँ एफ। तो सर 274 केल्विन ही हो जाएगा ना। हाँ 274 हो जाएगा। 274 केल्विन हो गया 0 सर। डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री ऐड ही करते हैं। सॉरी सर। अब सर हमें निकालनी है मोलालिटी, और मोलालिटी ऑफ वाटर निकालनी है हमें। कितना आया? क्या सर? हमें मास ऑफ C2H5OH निकालना है। हमें मास ऑफ C2H5OH निकालना है ना युवराज। जी सर। ठीक है, तो हम सीधे सीधे क्या कर देंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम हो जाएगा, यही हाँ होगा जी ना। सर। अब ये जो के एफ का वैल्यू दे रखा है 1.86, मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी गिवन मास जिसे हमें निकालना है अपन मोलर मास 46 अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना दे रखा है, 1 kg दे रखा है। जी सर। और टीएफ आपने कितना निकाला है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 डिग्री सेंटीग्रेड को किस में चेंज कर देंगे, 274 कर देंगे, सॉरी हाँ जी 274। सर। और यहाँ से एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। यही पूछा है ना, व्हाट अमाउंट ऑफ C2H5OH assumed to be non-volatile must be dissolved in 1 kg of water so that it freezes at -2 degree centigrade। हाँ जी सर। तो यहाँ तो से सर ये एक्स तो निकाल सकते हैं। बेसिकली x/46/1, तो x/46 ही हो गया। x/46 ही हो गया, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 274 इज इक्वल टू 1.86 इंटू एक्स अपॉन 46। और सर ये फोर्जा हो गया। जी नहीं, 4 भी नहीं हुआ सर एक। सर इसको सॉल्व करना है ना आगे। हाँ, सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो ये तो इजीली हो जाएगा ना, आगे कर सकते हैं ना। सर वैसे इसे सॉल्व भी करना है। जी, जी सर। स्लाइड चेंज करो। हाँ जी सर। यहाँ देखिए, यहाँ बात आती है ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो ये थोड़ा सा समझना होगा। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन हाई का मतलब क्या होता है, जैसे आपने दो चीजें पढ़ा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, व्हाट डज द डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर जो डाइल्यूट है उसमें वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, जो स्ट्रॉन्ग है उसमें वाटर कंसंट्रेशन कम है। मतलब कहने का मतलब ये है, सॉल्यूट का नंबर नंबर ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड में, और सॉल्वेंट का कम होता है। जी सर। और डाइल्यूट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जो होता है बेसिकली वो कम होता है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट का अमाउंट जो होता है वो ज्यादा होता है। यस सर। कभी भी बुक में लिखे कि हाई कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन का मतलब यही हुआ कि जो सॉल्यूट है वो क्या है, ज्यादा है। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सॉल्यूट है बेसिकली वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा कि नहीं। जी सर। तो यही चीज इसमें पढ़ना है हमें। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अपने को क्या पढ़ना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस आपने देखा है क्या होता है? सर ऑस्मोसिस
तो ऑस्मोसिस हो गया, डिफ्यूजन हो गया, जी सर। इन सब चीजों से इनके बेस होते हैं। बेसिकली डिफ्यूजन क्या होता है, सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं हम लोग, ठीक है। डिफ्यूजन बेसिकली क्या होता है कि जो नेट मूवमेंट होता है, ठीक है, ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम द, कहाँ से कहाँ तक होगा, ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक ही होगा ना। यस सर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ their higher concentration to lower concentration, to lower concentration, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल एक मैं रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, ये इसको ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं, ठीक है, क्या लगा देते हैं, या फिर कोई मटेरियल यूज कर लेते हैं, यहाँ पे कोई मटेरियल यूज कर लेते हैं जिसमें छोटे छोटे पोर्स हैं, होल है, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया कॉन्सेंट्रेशन C1 और यहाँ पे ले लिया C2, ठीक है। यहाँ पे कोई मटेरियल लगा दिया बीच में जिसमें छोटे छोटे पोर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे C1 ग्रेटर देन C2 है, इसका मतलब क्या है, C1 ग्रेटर देन C2 है, तो इसका मतलब ये एक तो ये C1 सॉल्यूशन और ये C2 सॉल्यूशन, तो यहाँ पे C1 जो होगा और C2, कहने का मतलब ये है हाइयर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये होता है सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा सर। कम होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मूवमेंट होगा लेफ्ट टू राइट सॉल्यूट का होगा कि नहीं, जी सर। कॉन्सेंट्रेशन इसका ज्यादा है, यानी सॉल्यूट इधर ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, और इसका मतलब इधर सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज्यादा है। तो लेफ्ट टू राइट होगा सॉल्यूट, और राइट टू लेफ्ट क्या होगा, सॉल्वेंट जाएगा कि नहीं, जी सर। सॉल्वेंट जाएगा ना राइट टू लेफ्ट। सर जहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहाँ सॉल्वेंट जाएगा, जहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम है वहाँ सॉल्यूट जाएगा। यस, जहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहाँ पे सॉल्वेंट जाएगा, हाँ, क्योंकि उस साइड सॉल्यूट ज्यादा होगा, सॉल्वेंट कम होगा, जी सर। ठीक है। तो तो इस मतलब वजह जब तक से इक्वल नहीं हो जाते तब तक चलेगा। हाँ, तब तक चलते रहता है, क्लियर है। जी सर। हाइयर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज मोर, ठीक है। अगर आपको बोलते हैं सिंपल इक्वेशन में बोलेगा हाइयर कॉन्सेंट्रेशन है यानी सॉल्यूट पार्टिकल्स उधर क्या होंगे, ज्यादा होंगे, क्लियर है। यस सर। अगर यहाँ पे पूछा जाए एक सवाल, अगर आपसे पूछा जाए कि सॉल्यूट पार्टिकल कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, तो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, ठीक है। फिर अगर राइट में ज्यादा हो गया तो राइट टू लेफ्ट भी मूव करेगा, जब तक बरा मान लीजिए किसी वजह से बराबर नहीं हो तो राइट टू लेफ्ट भी मूव करेगा कि नहीं, यस सर। ठीक। तो ये होता है आपका डिफ्यूजन। इसके बाद हम लोग करेंगे ऑस्मोसिस, इसे लिख लीजिए आप। एक मिनट सर। ओके, ठीक है।
आपने उस दिन कॉल किया था क्या मुझे, कल या परसों? युवराज, 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 am I audible? Where are you? सर मेरी आवाज आ रही है अब? हाँ, अब आ रही है। कहाँ गायब हो गए थे? सर अनम्यूट नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों, मेरा हो गया। अच्छा अच्छा, तो ये लिख लिया आपने? हाँ जी सर, ये सारा लिख दिया। अब देखिए, ये क्या था, आपका डिफ्यूजन था। अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर, अपना टॉपिक क्या डाले थे हम लोग? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर में हमने समझ लिया ये डिफ्यूजन क्या होता है, ताकि इजीली समझ में आ जाए चीजें। अब हम बात जी करेंगे सर।
ऑस्मोसिस की, जो प्योरली इसी पे होगा। ऑस्मोसिस भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें मैंने बताया आपको कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन आपका डिफ्यूजन में जाता है, और यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है जिसमें जो पोर्स होते हैं, होल होते हैं, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। और जनरली जो साइज देखा जाता है सॉल्यूट का बड़ा होता है और सॉल्वेंट का छोटा होता है, ठीक है। तो उस पोर्स के थ्रू, ठीक है, कौन जा सकता है? सॉल्वेंट ही पास होगा ना, जी सर। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं अगर एक रिप्रेजेंटेशन बनाता हूँ, ठीक है, ये है आपका उसी टाइप का बनाता हूँ, बस इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो बीच में लगा हुआ है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसका जो पोर्स होता है वो बहुत छोटा छोटा होता है। कैसा होता है? बहुत छोटा छोटा होता है, जिसके थ्रू ओनली सॉल्वेंट विल पास, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये देखिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जब बात हो रही है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी वही कंसीडर किया है, C1 ग्रेटर देन C2, C1 ग्रेटर देन C2 कर लिया है मैंने। यानी इधर जो है आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, अंदर नहीं लिखा पाएगा, मैं बाहर लिख रहा हूँ, ठीक है। इधर क्या है? हायर कॉन्सेंट्रेशन है। हायर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हो गया? ठीक है, इधर सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है। और इधर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हो गया? इधर सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज्यादा है, ठीक है। ज्यादा है। अब हम इसका क्या करेंगे? डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, ठीक है, कि ऑस्मोसिस में होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस में क्या होता है कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए किसकी बात कर रहा है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की हायर कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है। फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन to lower concentration of solvent, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है आपका कि बस सॉल्वेंट ही पास हो सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्वेंट जिधर ज्यादा होंगे उधर से ही पास करेंगे ना, जी सर। ठीक है। तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि सॉल्यूट कम है, ठीक है, और सॉल्वेंट ज्यादा है, ठीक है। सॉल्यूशन की बात होगी तो सॉल्यूट की बात होगी, और सॉल्वेंट के लिए हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा कि सॉल्वेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, नॉट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसका दूसरा डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट लिख रहा हूँ, ये क्या था? इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट था। तो यहाँ पे दूसरा डेफिनेशन जो लिखेंगे हम लोग, इसमें क्या लिखेंगे कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जो मूवमेंट होगा, पहले ही मैंने बता दिया, ये एसपीएम है। एसपीएम का मतलब क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके थ्रू ओनली सॉल्वेंट कैन पास, थ्रू दिस ओनली सॉल्वेंट कैन पास, विच मीन्स सॉल्वेंट इधर ज्यादा है क्योंकि इधर जी सर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कम है, तो सॉल्वेंट ज्यादा है तो इधर से इधर ही जाएगा, ठीक है। तो यस हम सर। दो तरीके से कर सकते हैं कि फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, या फिर फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, जी लोअर सर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? सोल्यूशन। जी सर। तो इसी को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, द मूवमेंट ऑफ solvent molecules from lower concentration of solution to higher concentration of solution through semi-permeable membrane, through semi-permeable membrane। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। क्लियर है? जी सर। ये एसपीएम जो होता है आपका, मैं लिख देता हूँ, डू नॉट परमिट सॉल्यूट movement of solute, do not permit movement of solute particles
डन सर। लिख लिया आपने पूरा। अब देखिए हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर पे आते हैं, तो एक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे PATM लग रहा है, पिस्टन है सॉरी, यहाँ क्या आपके पास पिस्टन है। अब यहाँ पे जो पिस्टन है, और यहाँ PATM, क्या आपका PATM है, यानी यहाँ पे प्रेशर ऑफ ATM है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, यहाँ है आपके पास SPM, क्या है SPM। तो SPM के थ्रू कौन पास होता है भाई, सॉल्वेंट पास होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, और यहाँ सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। तो अगर सॉल्यूशन है तो उसमें भी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है। अगर ये प्योर सॉल्वेंट है तो यानी सॉल्वेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो लेफ्ट में ज्यादा होगा या राइट में ज्यादा सर सॉल्यूट का है सॉल्वेंट का? होगा। सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट इधर है, ठीक है, जी सर। सॉल्यूशन इधर है। ठीक है, तो सॉल्वेंट का किधर ज्यादा होगा, क्योंकि सॉल्वेंट ही मूव करेगा। सर सॉल्वेंट का तो सोल्यूशन में ज्यादा होगा ना? सॉल्वेंट ज्यादा होगा सॉल्यूशन में, हाँ सर, सॉल्यूशन क्योंकि में। सॉल्वेंट सॉल्वेंट प्योर तो कुछ, अच्छा सॉल्वेंट तो हाँ सर प्योर सॉल्वेंट में ज्यादा होगा। जी सर। वो पूरा का पूरा सॉल्वेंट ही होगा। जी सर। ठीक है, तो इसमें जो मूवमेंट होगा वो लेफ्ट टू राइट होगा या राइट टू लेफ्ट होगा, सर लेफ्ट टू राइट होगा। लेफ्ट टू राइट होगा। मूवमेंट किसका जिसे होता है ये सॉल्वेंट मूव करता है ना? हाँ, सॉल्वेंट मूव करता है तो हाँ सर, तो पीए आइटम से हमारा प्योर सॉल्वेंट है एक हाँ में सोल्यूशन है, तो मतलब जो प्योर सॉल्वेंट है उसकी हाँ। कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट यू से सॉल्वेंट ज्यादा है कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन। तो फिर वो हम्म, ज्यादा सॉल्व, क्योंकि सिर्फ सॉल्वेंट ही ट्रैवल कर सकते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, तो वहां पे कम सॉल्वेंट है तो वो उधर चला जाएगा। तो किधर से किधर मूव करेगा, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट मूव करेगा, आपने ये बता दिया। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू लेफ्ट टू राइट मूव करना चाहेगा, मूव करेगा कि नहीं। हाँ जी सर। और इस मूवमेंट को रोकने के लिए हमारे पास क्या है, पिस्टन है। एक मिनट सर, क्या मूव करना चाहेगा सर, लेफ्ट ये टू राइट? सॉल्वेंट जो है लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट मूव करेगा, हाँ जी सर। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज मोर हेयर देन हेयर, जी राइट सर। टू ज्यादा है, तो ये लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट मूव करेगा। तो पिस्टन को हम एडजस्ट कर सकते हैं, मूवेबल हाँ पिस्टन है। जी। तो इधर से कुछ इतना प्रेशर लगाएं कि ये जो मूवमेंट है वो रुक जाए। ठीक है, तो उस प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ओके सर। क्लियर है, ये मूवमेंट राइट और लेफ्ट को इतना प्रेशर लगाएं कि वो रुक जाए मूवमेंट, उसे हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और अगर आपने ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो वो वापस चला जाएगा कि नहीं, यस सर। मतलब लेफ्ट टू राइट लगेगा, प्रेशर पे हाँ डिपेंड जी सर। करेगा ना। प्रेशर अगर ज्यादा लगा दिया आपने तो ये थोड़ी देखेगा कि इधर कम है या ज्यादा है, उसे तो जाना पड़ेगा। जी सर। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। क्लियर है, अभी आप बस फोकस करिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ सबसे पहले आप लोग आपके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, द नेट मूवमेंट of solvent molecules from solvent to solution can be stopped by applying an extra pressure, an extra pressure over solution side. This extra pressure
over solution side over solution side will stop osmosis and is called osmotic pressure. क्लियर है युवराज? जी सर। बहुत आसान है। यस सर। लिख लिए आप? लिख लें? एक मिनट से लिख रहा था। ओके। एन एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर सॉल्यूशन, तो साइड उसके बाद क्या? extra pressure over solution side. This extra pressure over solution side will stop osmosis and is called osmotic pressure. Sir, will stop osmosis or will stop reverse osmosis? Will stop osmosis. अगर उससे ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तब वो रिवर्स ऑस्मोसिस शुरू होगा। बस ये जितना यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ये सॉरी राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो यहाँ पे इतना प्रेशर लगाना है कि ये रुक जाए मूवमेंट। ठीक है, इस मूवमेंट को रोकने में जो प्रेशर लगे, ठीक है, उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और ये प्रेशर अगर आपने ज्यादा लगा दिया तो ये लेफ्ट टू राइट मूव करने लगेगा, जिसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं हम लोग। युवराज? जी सर। ठीक। डन सर। चलिए यहाँ पे देखिए तो लेकिन हम उसको प्रेशर को रोकना क्यों चाहते हैं? ये अभी पता चलेगा आपको। ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। हम पढ़ क्या रहे हैं अभी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा प्रोसेस होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इसको कहते हैं, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। और जो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है वो तो मतलब आरओ का सिस्टम पता ही है आपको। नहीं सर, नहीं पता। आरओ जो घर में लगा रहता है, आरओ। हाँ मतलब आरओ पता है सर, बट क्या उसको यूज कैसे होता है वो नहीं पता। हाँ, बेसिकली उसमें यही होता है, जैसे एक तरफ सॉल्वेंट साइड होता है, सॉल्यूशन टाइप होता है कुछ, और उसमें हम क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं ज्यादा से ज्यादा, और यहाँ से जो जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स, क्लियर है ये वाला? जी सर। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप अपना जो वाटर है, हार्ड वाटर है बेसिकली, जिसमें कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट वगैरह, कार्बोनेट वगैरह, तो वो जो सॉल्यूट होते हैं बेसिकली उसको रोक लेता है और इधर से पास क्या करेगा, सॉल्वेंट पास करेगा बस। जी सर। तो यहाँ से जब सॉल्वेंट पास होगा तो अपना पूरा का पूरा प्योर वाटर मिलेगा कि नहीं? हाँ जी सर। वाटर में प्रेजेंट जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो सॉल्यूट ले लेते हैं, वो निकालते जाता है। ओके सर, समझ गया। ठीक, स्लाइड चेंज करूं? यस सर। अब देखिए यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, पाई से। किससे डिनोट करते हैं? पाई से इसको रिप्रेजेंट करते फाइव। हैं। तो यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि पाई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम। कैपिटल एम जो होता है वो मोलारिटी के बराबर होता है, मतलब कैपिटल एम को मोलारिटी कहते हैं। और पाई जो होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर भी होता है। इसमें देखा गया कि आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर भी होता है। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमटी आता है। ठीक है, और बहुत सारे बुक में एम को सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, सी को बोल देते हैं कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब बोल देते हैं मोलारिटी। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो हमारे पास आता है आर, जो गैस कांस्टेंट होता है, आपको पता है।
आर के बारे में, तो इसको ज्यादातर बुक में ऐसे ही लिखता है, अच्छा लगता है राइमिंग टाइप, पाई इज इक्वल टू एम आर टी या फिर पाई इज इक्वल टू सी आर टी। क्लियर है? यस सर। तो इससे लिख लीजिए। अब यहाँ पे पाई का जो यूनिट होगा वो कितना होगा, आर का वैल्यू लिख सर देता हूँ 0.0 मोलारिटी इनटू टेम्परेचर पर मोल पर क्या, 80 मोलारिटी इंटू टेम्परेचर। पाई है क्या ये बताइए जरा। सर पाई प्रेशर प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट क्या होगा, एटीएम, एटीएम। mmHg, कुछ भी हो सकता है एज द प्रेशर ऑफ, सॉरी एज द यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, टॉर जी होता है, सर। एटीएम होता है, पास्कल होता है, बार होता है। सर इसमें आर की वैल्यू क्या रहती है? आर जो होता है आपका वही गैस कांस्टेंट जो होता है, ठीक है, आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा होगा, गैसेस सिस्टम में 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन लेते हैं यहाँ पे, 8.314 वो जूल में होता है आपका। ठीक है, लेकिन जनरली यहाँ जो यूज होता है वो यूज होता है। डन सर। चलिए एक सवाल करते हैं, फिर हम लोग क्लास ओवर करेंगे आज का, बाकी मैं सर से बात करके टाइमिंग रखता हूँ। कल क्लास ले सकते हैं ना आप? हाँ जी सर, आज शाम को भी ले सकता हूँ। ओके। शुगर केन मोलर मास कितना होगा शुगर का? सर शुगर शुगर केन का सर C6H12O6 जो शुगर का होता है उसी का ग्लूकोज का क्या निकालेंगे। होता है फिर? C12H22O11 होता है शुगर का। सर इसे उसी का ग्लूकोज का। हाँ तो यहाँ शुगर है ना, तो सर C12। H22O11। जी सर। बहुत आसान है। सर 342। हाँ 342 मोलर मास आएगा।
एंड सर 5% वेट बाय वॉल्यूम है तो 5% वेट बाई वॉल्यूम है तो कितना आएगा? सर 5%, 5/100 is equal to 342 upon volume. 5% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? फिर उतने ग्राम बाय उतने लीटर। कितने ग्राम में कितने लीटर, पूरा बताइए मुझे। 5% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब? सर नंबर ऑफ ग्राम्स इन 1 लीटर। तो मैंने सिखाया था ना आपको, जैसे 5% वेट बाई वेट है तो 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ जी सर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन बताइए 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम है ना। हाँ जी सर, ml ऑफ फाई सोल्यूशन इज सर। इक्वल टू क्या होता है? MRT होता है। जी सर। इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। हाँ आर जी सर। बार टी का वैल्यू टी लिख लीजिए, इसको केल्विन में चेंज कर लेंगे हम लोग अभी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? गिवन मास 5 ग्राम अपन मोलर मास कितना हो जाएगा? 342 अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 अपन 1000 हो जाएगा युवराज। इनटू आर की वैल्यू देखें तो 0.0821 आ जाएंगे लीटर, एटीएम वाला ले लेंगे। और टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 15 + 273 करेंगे, कितना आएगा? 288 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, एटीएम में आंसर आ जाएगा। जी सर। तो ये होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। फिर मैं अभी सर से बात करता हूँ, अगर आज पॉसिबल नहीं होगा तो कल तो क्लास रखेंगे ही रखेंगे रात में, ठीक है। जी सर। चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और जो आपका पेपर मिला था उसको डिस्कस करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली मैं देखूंगा अगर क्वेश्चंस मेरे को मिल गए आज, ठीक है, आसानी से, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसे भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ जी सर। चलिए फिर ठीक है, डन फॉर द डे। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू।